दही पे हम चर्चा कर रहे थे, हमने लैक्टोबैसिलाई सबसे इंपॉर्टेंट है अपने सिस्टम के लिए, हेल्दी गट बैक्टीरिया। आजकल आप जितने रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, जितने आप इन्फ्लुएंसर्स को सुनेंगे, वो एक ही चीज बोलते हैं, गट माइक्रोबायोटा। हमारे मुंह से लेके ईसोफेगस, फिर यहाँ पे स्टमक, छोटी आंतें तीनों पार्ट, और फिर बड़ी आंत, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, कोलोरेक्टल जंक्शन एंड रेक्टम, एनस। तो ये पूरा हमारा जो सिस्टम है, मुंह से लेके हमारे एनस तक, हमारे मूल तक, तो ये सिस्टम का जो अंदर का लाइनिंग है वो सबसे सॉफ्ट है, और वो पूरा डिसाइड करता है, इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। अभी बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं इस पे, और हम पतंजलि वेलनेस में भी कर रहे हैं, पीआरआई में भी हो रही है, कई सारी आयुर्वेद हॉस्पिटल कॉलेज में भी हो रही है, गट ब्रेन एक्सिस। और पूरे अमेरिका के साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं, वो इस पे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जो 99% डिसीज हैं वो इसी के इम्बैलेंस से हो रहे हैं। 99%, 99.99% इनफैक्ट, मतलब जितनी बीमारी है, कोई सी भी छोटी सी छोटी, सिंपल वात पित्त कफ इम्बैलेंस, खांसी जुकाम बुखार गला खराब, इम्यूनिटी लो होने से लेके, कोविड से लेके आपको कोलाइटिस से लेके कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, आंखों की बीमारियां, हेयर फॉल, कान में सुनने की प्रॉब्लम, साइनसाइटिस, नाक बंद, गला खराब, थ्रोट इन्फेक्शन, थायराइड की प्रॉब्लम, सबका एक मेन कॉज जो सामने आ रहा है वो गट ब्रेन एक्सिस और इम्बैलेंस ऑफ गट माइक्रोबायोटा। जो माइक्रोब्स जो हैं, हेल्दी गट बैक्टीरिया, वो पाचन को अच्छा करते हैं। जो अनहेल्दी गट बैक्टीरिया, आपके मान लीजिए गैस बन रही है पेट में, इसे आप एक डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गैस बन रही है, एक तो कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं आपको पता ही नहीं पड़ रहा, और उसमें स्मेल भी आ रही है, शार्प स्मेल इन द गैस। क्या डिनोट करती है? देयर इज समथिंग इम्बैलेंस इन द गट माइक्रोबायोटा, उसमें गंदे बैक्टीरियाज की ग्रोथ ज्यादा है बजाय की हेल्दी बैक्टीरिया जो पाचन को सपोर्ट करें और अच्छा बनाए। समझ रहे हैं आप? बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने समझ लिया तो आप अपनी तो खुद की बीमारियां बचा सकते हैं और अपने आसपास लोगों को बहुत अवेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दही सबसे अच्छा सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए, हमारे लिए, प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी गट बैक्टीरियाज, कैल्शियम एंड विटामिन मिनरल्स। विटामिन B12 नेचुरली किस में मिलता है? दही में। अगर देसी गाय के दूध का दही है, इसमें B12 अपने मिल जाता है हमें। ओके, बाकी नॉर्मल सब्जियों में B12 नहीं मिलता। और आजकल आप देखेंगे बहुत सारे डिसीज, क्योंकि पहले के हमारा जो लाइफस्टाइल था उसमें हम लोग देसी गाय का दूध इजीली अवेलेबल था, तो इंडियंस में इतना B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती थी कि दिन भर हम बोल रहे हैं पैर दर्द हो गए, थक गए, है ना, ये नींद डिस्टर्ब हो गई, पैरों में बाएंठे आ रहे हैं, हाथों में सुन्न हो रहे हैं, है ना। ये सब पहले इतना कॉमन नहीं था। हमारी दादी, हमारी माताएं, और थोड़े से आप 20-30 साल पहले ही देखें तो आपके जो सीनियर है उनको आपने ये सब चीजें नहीं देखी हुई। अब हम लोगों के ये सब चीजें, और हमने पतंजलि में भी टेस्ट कराए सबके, तो ज्यादातर लोगों को B12 डेफिशिएंसी कॉमनेस्ट एक प्रॉब्लम है। B12 इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्वस फंक्शनिंग, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए, बहुत स्लीप इंडक्शन के लिए, नॉर्मल स्लीप साइकिल के लिए। तो B12 बहुत बेसिक है और बहुत जरूरी है, जो हमें पहले बहुत इजीली और नॉर्मली मिल जाता था, शरीर में कमी नहीं होती थी, पर आजकल क्योंकि हम उतना न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत कमी हो जाती है। और खून की जांच कितने लोग कराते हैं? आप सब में से कितनों ने कराया रेगुलरली? हमें हर 3 से 6 महीने में एक बार नॉर्मल ब्लड की जांच करा लेना चाहिए। कोई महंगा नहीं होता, 300-500 में हो जाता है, 700 रुपए में D3 B12 भी हो जाता है। पर उससे हमें शरीर के अंदर का सारा फंक्शन कैसा है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसका एक आइडिया रहता है। इन्फ्लेमेशन तो नहीं है शरीर में, तो बहुत जरूरी है D3 B12 की भी जांच कराना टाइमली, और अगर कम है तो उसको करेक्ट करना। ऐसे विटामिन D3 है, ये कैसे मिलता है? बाय डिफॉल्ट पहले हम, हमारी जनरेशन से पहले सब धूप में काम करते थे, सारी महिलाएं, घर के पुरुष धूप में खेती बाड़ी कर रहे हैं, झाड़ू पोछा जो भी बाहर का घर का काम कर रहे हैं,
वो हम करते थे। अब बाय डिफॉल्ट अब हम क्या करते हैं, एसी कमरे, लाइटें भी अंदर, पर्दे बंद, जरा सी धूप लगती है तो गर्मी लगती है, थोड़ी सी भी ज्यादा होगी तो गर्मी लगती है, थोड़ी जब ठंड बढ़ गई तो ठंड लगती है। तो धूप में आजकल बाय डिफॉल्ट लोग नहीं एक्सपोज होते जितना चाहिए। बॉडी का 40 to 60% पार्ट ओपन होना चाहिए। और जैसे गर्मियों में सुबह 6 से 8:30 9 अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट और अल्ट्रावायलेट बी रेज होती हैं जो अपनी चमड़ी पे जब खुला पार्ट है उस पे डायरेक्ट गिरती हैं तो अपने अंदर विटामिन D3 बनता है, चेन ऑफ रिएक्शन। और विटामिन D3 जरूरी है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर आप दूध पी रहे हैं, दही ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, कैल्शियम सब में है। केला खा रहे हैं आप, तिल खा रहे हैं, और अगर आपका D3 बहुत कम है तो वो कैल्शियम आपकी हड्डी तक पहुंच ही नहीं रहा है ना। कैल्शियम हड्डियों में होना जरूरी है और गलत जगह पहुंच रहा है। अब गलत जगह क्या होता है, स्टोन जो होते हैं शरीर में वो किससे बनते हैं, कैल्शियम मेन रहता है, कैल्शियम ऑक्सलेट और डिफरेंट मिनरल्स कैल्शियम के साथ जुड़ के। तो गॉल स्टोन सबसे कॉमन हो रहा है आजकल, गॉल ब्लैडर में स्टोन, ऐसे हो रहा है किडनी में स्टोन, रीनल कैल्कुला, रीनल कॉन्क्रीशंस, किससे होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। और ऐसे कैल्शियम कहां जमा हो जाता है फिर एक्स्ट्रा, हार्ट में ब्लॉकेजेस, कैल्शियम हार्ट में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ द वाल्व, आपने सुना होगा। तो जो ये एक्स्ट्रा कैल्शियम है हम रोज ले रहे हैं पर D3 की कमी है, धूप में स्थान ले ही नहीं रहे, तो क्या हो रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, शरीर में नहीं लग रहा है। क्योंकि हमें चाहिए अच्छा बोन मास, बोन मास डेंसिटी जितनी अच्छी है उतनी हमारी मजबूती है, उतना हम थोड़ा बहुत गिर भी गए तो हड्डी नहीं टूटेगी। पर क्या होता है आजकल बोन मास डेंसिटी फीमेल्स में जल्दी कम हो रही है, आप लोगों में आप चेक करेंगे स्पाइन की, उसका भी टेस्ट होता है, बोन डेंसियोमेट्री टेस्ट, 800,000 में हो जाता है। उसमें हमें दिखता है कि कैल्शियम स्कोर बहुत कम है हड्डियों में, स्पाइन में। और कोई महिला जरा सा स्लिप भी हो गई बाथरूम में, फिर आए तो देखा उधर क्रैक हो गया हड्डी में अंदर, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस और मिनरल्स उसमें कम थे। क्योंकि D3 लंबे समय से कम है, कभी खून चेक कराए नहीं, धूप में स्नान किया नहीं, D3 B12 कम चलता रहा। समझ रहे हैं, इसके साथ साथ कनेक्ट करके मैं इसलिए बता रहा हूं कि दही में B12 भी हमारे नेचुरली मिलता है। कोई आपसे पूछे किस में मिलता है, तो दही में मिल रहा है, स्प्राउट्स में मिल रहा है नेचुरली B12। ओके, D3 मिल रहा है सनलाइट से नेचुरली, और उसके अलावा नेचुरली नहीं मिल रहा है। फिर हमें पतंजलि का न्यूट्रेला D2K, विटामिन D2K। पतंजलि का सबसे अच्छी बात यह, परम पूज्य स्वामी जी ने, परम पूज्य आचार्य ने हर एक दवा जो भी नहीं बनाई है, न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट, इसका उद्देश्य टारगेट यही है कि आपके शरीर में जो रिक्वायर्ड डेली अमाउंट है, जो न्यूट्रिशन हम खाने से नहीं ले पा रहे हैं, धूप से नहीं ले पा रहे हैं, उसको हम ऐड करके सप्लीमेंट के रूप में दे दें। ठीक है, तो न्यूट्रेला D2K सिंपल सी है, वो नेचुरल है, वेजिटेरियन है, एल्गे होता है, एल्गे ग्रीन होता है, वो अपना विटामिन D3 बनाता है, तो उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया। विटामिन D3 वही है जो सनलाइट से हमारे स्किन में बने, या तो नॉनवेज से पहले फिश विश से बनता था, अभी उसी का नेचुरल रिप्लेसमेंट हमारा पतंजलि का न्यूट्रेला D2K। पतंजलि का विटामिन B12 बायो फर्मेंटेड, B12 भी अपना आता है, अमेजिंग रिजल्ट्स हम पिछले 2-2.5 साल से कंटिन्यू दे रहे हैं। आती हैं लेडीज, पूरा पैर में क्रैम्प, कमर दर्द, सिर्फ D3 B12 अगर हमने दिया पतंजलि का और उनसे बोला थोड़ा सनलाइट ले, थोड़ा डाइट में चेंज किया, वात आहार दिया, तो उनका बिल्कुल पेन ही गायब, दर्द, थकान, कमजोरी नॉर्मल, डीजनरेशन, घुटने का दर्द गायब। हम सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं, हम योग भी करते हैं फिर भी हो रहा है, तो कारण तो होगा। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन इंडिया इज द मेजर कॉज फॉर ऑल द बॉडी पेन्स। समझ गया, उसमें भी न्यूट्रिशन में भी D3 B12 डेफिशिएंसीज, आयरन डेफिशिएंसीज इन फीमेल, महिलाओं में खून में हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन किससे बनता है, आयरन से, फेरिटिन से, है ना। और इसका फंक्शन क्या होता है, हीमोग्लोबिन RBC, हमारे ब्लड में 3 तरह के मुख्य सेल होते हैं, एक तो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, सिर्फ वो रेड ब्लड सेल RBC एक ही होते हैं, वो एरिथ्रोसाइट्स इनको बोलते हैं। उसके बाद होते हैं WBCs जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, है ना।
मैंने आपको दही बताया है माता जी, और पतंजलि का न्यूट्रेला B12, न्यूट्रेला B12 बायोफर्मेंटेड, ये अपनी टैबलेट है, बहुत मीठी सी है, और ये कौन हंस से निकाला। आप देखिए रिसर्च का कितना इंपॉर्टेंस है। जो हम भुट्टा खाते हैं, भुट्टा, भुट्टे का जो ऊपर का छिलका होता है उसमें B12 था, है ना, और उससे एक्सट्रैक्ट करके अपनी जो मेडिसिन बनी है पतंजलि की न्यूट्रेला B12, बहुत मीठी सी है, छोटी सी गोली आप खाएंगे, और 30 दिन आपने ले लिया, जिसको बहुत कम है वो सुबह शाम देते हैं बीडी, और जिसको थोड़ा सा कम है 250-300 के आसपास, तो उसको एक एक गोली 30 दिन या 60 दिन देते हैं, और साल में लगभग 2-3 महीने छोड़ के 2-3 महीने छोड़ के एक एक महीने ले लेना चाहिए। उससे क्या रहेगा, आपका अच्छी रेंज में रहेगा B12, 700-800 रेंज में, अच्छी रेंज में रहेगा तो नसों की प्रॉब्लम नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, हेयर फॉल ज्यादा नहीं होगा, आंखों में धुंधलापन जल्दी नहीं आएगा। सिंपल है ना। हाँ, आफ्टर मील लिया जा सकता है, ठीक है। तो B12 D3 का बता दिया। हम कहाँ चल रहे थे इससे पहले? हाँ, हम हीमोग्लोबिन पे डिस्कस कर रहे थे, आयरन डेफिशिएंसी पे। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, 3 तरह के सेल्स होते हैं। आरबीसी हमें मेन कैरियर बोलते हैं इनको, कैरियर। ये अपने लंग्स से, फेफड़ों से, जब हम श्वास प्रक्रिया कर रहे हैं, जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, जब हम बैठे हैं, तो हमारे लंग्स से ये ऑक्सीजन लेते हैं रेड ब्लड सेल्स, और क्या करते हैं अपने बॉडी के हर सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, और उस सेल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाकर के, ब्लड 5.5 लीटर है खून, कंटिन्यू हार्ट पंप कर रहा है, लंग्स में वापस जाएंगे और ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे। एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज लंग में हो रहा है, फेफड़े में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है और सबको पता भी होना चाहिए। तो आरबीसी का मेन काम ही यही है, और आरबीसी मेन स्ट्रक्चर बना हुआ है आयरन से, लोहे से, मैग्नेटिक, इसलिए मैग्नेट थेरेपी हमारी हेल्पफुल रहती है। क्यों? मैग्नेट थेरेपी, आपने पैर में एक साइड नॉर्थ पोल एक साइड साउथ पोल रखा, घुटने का दर्द है आपको, तो वो क्या कर रहा है, आरबीसी का सर्कुलेशन प्रॉपर चैनलाइज कर रहा है नॉर्थ टू साउथ पोल। तो क्या हो रहा है, पूरे बॉडी में आरबीसी का सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो इंप्रूव हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन फ्लो इंप्रूव हो रहा है, मतलब डिटॉक्स इंप्रूव हो रहा है, कि जहां पे घुटने में दर्द है मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं है। आपने मैग्नेट रखी तो इधर ब्लड सप्लाई भी हुई, ऑक्सीजन भी हुई, न्यूट्रिशन भी हुआ, और गंदगी को लेकर भी सेल वापस गए, कार्बन डाइऑक्साइड को। समझ रहे हैं? इसलिए ये अपना हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन बहुत जरूरी है। कैसे लेना है, कैसे एब्जॉर्प्शन, अगेन हर काली चीज में, हर हरे पत्ते लाल, इसमें आयरन है। अब काली चीजों में भी, काली चीजें क्या हो गई, अंजीर, मुनक्का, द्राक्ष, खजूर, ड्राई फ्रूट्स है। तो ये भी फल, सूखे हुए फल है जिसमें पानी नहीं है, पर थोड़ी देर पानी में भिगो दें सुबह, आधा 1 घंटा, और फिर खा लें। सर्दियों में सूखा खा लें। विटामिन मिनरल सारा मिल रहा है, आयरन बहुत अच्छे से मिल रहा है आपको, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। और वात रोगों, जितने भी दर्द है, वात आहार, साथ साथ इसको भी ले लेंगे, बाद में पूरा बताऊंगा। पर जो वात आहार है, वात हर आहार दर्द के लिए, उसमें जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उनको हम खजूर कल्प करवा रहे हैं, खजूर कल्प, और इसका बहुत अच्छे रिजल्ट है। सुबह से शाम तक, कोई महिला है घुटने के दर्द, और उसको हमने सिर्फ सुबह से शाम तक 10 खजूर पे रखा, ठीक है, उसके साथ सौंफ, मेथी का वाटर, पीड़ा नील जूस, पीड़ा नील पे, ये दे दिया। बस सुबह से शाम तक सिर्फ खजूर दिए 10, थोड़ी देर भिगो करके, और उनका जो दर्द है, आर्थराइटिस का पेन है, वो 7 दिन में बिल्कुल कम हो गया। वजन जो एक्स्ट्रा था, 158 हाइट है, वजन होगा 75 किलो, वजन कम हो गया, है ना। इसको आप समझने की कोशिश करें कैसे ये काम करता है। तो मैं अभी न्यूट्रिशन में हीमोग्लोबिन के लिए आपको बता रहा था। तो सारे कांच अपने काले ड्राई फ्रूट्स हो गए। इसके बाद क्या क्या हो गया, गाजर, चुकंदर, चुकंदर बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है। बीट रूट, बीट रूट है ना, कफ में भी करते हैं और वात में भी करते हैं, दोनों में इसका अच्छा। खजूर बहुत अच्छा है,
जो ब्लैक डेट्स है ना, बड़े वाले, पिंट खजूर नहीं, काले बड़े वाले जो अपने पतंजलि के भी आते हैं, अरेबिक डेट्स जिसको बोलते हैं, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं बता रहा हूँ चुकंदर, गाजर और टमाटर में भी आयरन होता है। और अपना इसके बाद हरी चीजों में, हरे में क्या क्या हो गया, पालक, बथुआ, मेथी, पालक, बथुआ, मेथी और स्पिरुलिना, जो अपने सहजनी के पत्ते होते हैं, इन सब में भी आयरन अच्छा है। जो ग्रीन लीफी है, नेचुरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अनार, फ्रूट्स में अनार में अच्छा आयरन है। बनाना, केला, केला इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, कैल्शियम भी अच्छा है, आयरन भी अच्छा है। मैं अभी सोर्सेज बता रहा हूँ, मोटापा और पतले होने का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अनार भी अच्छा है। तो इन सब का, व्हीट ग्रास, ज्वारा, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। सिर्फ व्हीट ग्रास का जूस भी कोई महिला 10 दिन अच्छे से ले ले, सिर्फ लेना तो हीम जूस चाहिए जो हम देते हैं, पर सिर्फ व्हीट ग्रास भी अगर कोई ले रहा है, उससे भी उसका हीमोग्लोबिन लेवल अगर 8-9 है तो 12, 13, 14 में 7 दिन में आ रहा है। बाकी अपन पतंजलि का सारे जूसेस की रेसिपी आप लोग एक बार गूगल पे डालेंगे ना तो आपको आ जाएगी, मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। अपने पतंजलि में जितनी चीजें हम देते हैं वेलनेस में, उन सब की हमने रेसिपी का इस पे वेबसाइट पे डाल दी है। इसमें नाम आपको पता होना चाहिए, हीम जूस, मैं अभी बता रहा हूँ हीम जूस। हीम जूस है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर खून की कमी हो, हीमोग्लोबिन कम हो, आरबीसी कम हो, उसके लिए। और सिर्फ हीम जूस आपने रेगुलर ले लिया 7 दिन 10 दिन, आपका हीमोग्लोबिन डेफिनेटली बढ़ता है। आप सीबीसी करा के देख सकते हैं। ओके, हमने कई सारे पेशेंट्स पे ये सब ट्रायल कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया और प्रूवन है ये, इसके रिसर्च धीरे धीरे पब्लिश हो रहे हैं। तो मैं अपन आयन पे थे, आयन साथ साथ अब हमने देख लिया अब कर्ड से क्या क्या मिलता है। विटामिन, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट कम होता है इसमें, फैट ठीक ठाक होता है, हेल्दी फैट भी दही में होता है ना। उसके बाद B12 होता है इंपॉर्टेंट, बाकी कैल्शियम एंड मिनरल्स होते ही होते हैं हमारे, ये एड करता है डाइजेशन को। तो दही और छाछ अगर ले रहे हैं हम, फर्मेंटेड फूड, दही छाछ के साथ हम जैसे अब इडली बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, वो भी क्या है, फर्मेंटेड, हैविंग गुड गट बैक्टीरियाज, अच्छे बैक्टीरियाज हैं, सड़े हुए बैक्टीरियाज नहीं है जो आंत में गैस बनाए, अच्छे हैं, ये पाचन को बढ़ाएंगे, गंदगी को निकालेंगे आंतों से और बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ाएंगे। B12 अगर हम दही में ले रहे हैं तो ब्लड में पहुंचना चाहिए। होता क्या है, हम लोग सप्लीमेंट ले लेते हैं बाहर से, एलोपैथी के इंजेक्शन लगा लेते हैं, पर बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, वो लिवर में मेटाबोलाइज होता है, नहीं होता, उतनी मात्रा में नहीं होता। फिर इसलिए तो कमियां होती है कि पाचन अच्छा नहीं है, गट बैक्टीरिया अच्छे नहीं है, और हम सिर्फ बाहर से सप्लीमेंट लिए जा रहे हैं, उसमें नहीं होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट, तो हमने देख लिया और क्या क्या है। अब इसको, दही को बिलो के क्या बनता है, और ऊपर मक्खन, तो मक्खन अलग हो गया। अब छाछ, इसमें फैट नहीं है, प्रोटीन है, एसेंशियल प्रोटीन है छाछ में, पर विटामिन मिनरल्स, तो विटामिन मिनरल्स, कैल्शियम का खजाना, जिसको वजन भी नहीं बढ़ाना, और जिसके पेट में भी थोड़ा पाचन की दिक्कत है, और जिसको कफ नहीं है, कफ प्रवृत्ति वाले, खट्टी या ठंडी छाछ तो बिल्कुल नहीं देंगे, ताजी छाछ दे सकते हैं। तो बिलो के बनाई हुई छाछ, ये नंबर 1 मेडिसिन है पेट के लिए, है ना। और इसमें भी अच्छे मात्रा में हेल्दी गट बैक्टीरिया, जिसको लैक्टोबैसिलस सीरीज ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं, वो है। तो छाछ इज द बेस्ट, जिसको वजन भी नहीं बढ़ाना पर पेट को अच्छा रखना है, पाचन को अच्छा रखना है, कैल्शियम अच्छे से चाहिए, गट बैक्टीरिया अच्छे से चाहिए, कुछ मात्रा में B12 भी होता ही है। तो छाछ, बटर मिल्क, इसलिए उसको बटर मिल्क बोलते हैं। तो दूध था, दूध से दही बना, दही को भिगो के आपने मक्खन अलग कर दिया, फैट अलग कर दिया, और ये छाछ हो गई। ठीक है, इसके बाद हेल्दी फैट पे आ रहे हैं वापस। मक्खन, मक्खन इज अ हेल्दी फैट, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। कृष्ण कान्हा क्या लेते थे डायरेक्ट, माखन चोर, वर्ड से माखन चोर, तो वो अपना नेचुरली फैट प्रोटीन मक्खन से ले लेते थे, हेल्दी है ना, जितनी मात्रा में चाहिए। तो
ये मक्खन भी अच्छा है। हम सोचते हैं सिर्फ घी बना के प्रोसेस करके कढ़ाई में गर्म करके, मक्खन भी डायरेक्ट ताजा है तो हम यूज कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद होता है वो मक्खन को फिर पिघला करके और प्रोसेस करके थोड़ा सा हम घी बनाते हैं, जिसको एक टेम्परेचर में मेंटेन करते हैं। सर्दी में जम जाता है, गर्मी में पिघल जाता है बॉटल में रखें तो, ठीक। तो घी भी हमें खाली पेट आइडियली घी कैसे चाहिए। ड्राइनेस अगर बॉडी में है कहीं पे भी, आप खुद ही देखें स्किन में ड्राइनेस, ऑयली स्किन नहीं है टाइमली, जब मतलब जब पसीना आता है, जब भी पसीना नहीं आ रहा है, बॉडी में अगर ड्राइनेस है, मुंह में ड्राइनेस है, सलाइवा कम बन रहा है ना, नाखून खिर रहे हैं, गिर रहे हैं, स्किन में खुजली ज्यादा हो रही है, बॉडी में फैट की भी कमी होती है। तो हेल्दी फैट जैसे घी खाली पेट सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ भी लिया जा सकता है, 1 चम्मच घी। स्वामी जी बताते हैं इस चीज को डेली। तो हेल्दी घी, और इसी का हमारे मेडिकेटेड घी बहुत सारे आते हैं पतंजलि के। महात्रिफला घृत सबसे कॉमन है, अमृत है, घी इज अमृत। जितने आयुर्वेद में, जितने दर्शन, जितने बुक्स है, सब में बताया गया इसको इक्वल टू अमृत माना गया। हमने अमृत तो सुना है ना कि अपना ये हुआ था तो उसमें अमृत निकला था लास्ट में देवताओं ने समुद्र मंथन से जी। तो उसी का जो स्वरूप जो ह्यूमन के लिए है, दैट इज गौ से अमृत क्या है, गाय का घी, देसी गाय का घी। ओके, बहुत सारा लेने का नहीं करा मैं, आपको सिर्फ मेडिसिनल और इम्पोर्टेंट एज ए न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू जो लेना है। हेल्दी फैट घी में होता है 1 से 5 चम्मच एक व्यक्ति एक दिन में नॉर्मली ले सकता है। क्लियर आप? तो 1 चम्मच हम ले सकते हैं। थोड़ा मोटापा है इसका मतलब ये नहीं घी नहीं लेना है, मतलब कोई कोई लोग सोचते हैं कि वजन कम कर रहे हैं हम, तो हम घी बिल्कुल ही नहीं खाएं, ऐसा नहीं है। अब 1 चम्मच घी तो एज ए मेडिसिन जिसको सूट होता है, जिसको जरूरत है उसको लेना चाहिए। ओके, विटामिन ई सबसे ज्यादा बादाम में होता है, बादाम, अखरोट, है ना। और अपनी जो सीड्स हैं, अलसी के बीज, विटामिन ई का माता जी ने पूछा, बादाम इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। आलमंड, हाँ, सीड्स सारे सीड्स में होता है, चिया सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। सीड्स बहुत न्यूट्रिटिव होते हैं, सीड जो होते हैं ना, रोस्ट करके इनको आप ले सकते हैं। और चिया सीड्स को तो आप सोक करके भी ले सकते हैं। चिया सीड को आपने सोक किया तो ये एकदम उग जाते हैं। तो उगा हुआ चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम जीवित आहार क्या है, चलो फल तो आपने पेड़ पे पक गया, टूट गया, उसको आपने खा लिया, आम खा लिया, पपीता खा लिया। हम एक्चुअली जीवित आहार क्या ले रहे हैं? चलो सब्जी भी आपने काट के ले ली, स्प्राउट्स, स्प्राउट्स, है ना। स्प्राउट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। उसमें हमें जो सेकंड सोर्स ऑफ प्रोटीन में बताया था मिल्क प्रोडक्ट्स के बाद, दैट इज स्प्राउट्स। ठीक है, हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, वो भी हैं, पर स्प्राउट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लेने का तरीका डिफर कर सकता है, किसी को वात रोग है तो हो सकता है उसको कच्चा स्प्राउट नहीं सूट हो। उगा हुआ मेथी, मूंग, मोठ, काला चना, मूंगफली, अल्फा अल्फा सीड्स, मसूर की दाल, स्प्राउटेड काला चना, स्प्राउटेड चना, है ना, स्प्राउटेड चिया सीड्स, है ना, स्प्राउटेड तिल, काला तिल, सफेद तिल, स्प्राउटेड तिल, बीन्स, सब चीजें लगभग स्प्राउट हो सकती, उग सकती है। थोड़ा सा उगने के बाद इसमें न्यूट्रिशन बढ़ जाता है, कैल्शियम बढ़ जाता है नेचुरल। इवन B12 कई चीजों में स्प्राउट होने के बाद, स्प्राउट्स में B12 इससे मिलता है, नेचुरली B12 आ जाता है उसमें, है ना। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम जो अगेन गट के लिए जरूरी है, वो स्प्राउट्स में मिल जाते हैं। अब कोई स्प्राउट्स ऐसे चाट बना के नहीं खा सकते, दाल बना के भी नहीं खाना है, तो क्या करना है, इसको ग्राइंड करके चीला बना के खा लो, है ना। इसका पेस्ट कर लिया आपने, थोड़ी देर दही के अंदर पेस्ट को रख दिया, खमीर उठ जाएगा। अब इसका आपने चीला बना लिया, इडली बना ली, अप्पे बना लिए। साउथ के लोगों की डाइट इसलिए हमसे मच बेटर है, साउथ दे यूज फर्मेंटेटेड डाइट, तो उसका गट माइक्रोबायोटा बहुत अच्छा होता है, तो पाचन की दिक्कत इतनी नहीं होती। पाचन की दिक्कत नहीं है तो दर्द, जोड़ों की समस्या, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम, ये सब, मेमोरी लॉस, ये सब कम होएगा, ज्यादा नहीं होएगा, है ना। और वो लोग नारियल तेल यूज करते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल,
हेल्दीएस्ट फैट उनके यहाँ हो सकता है घी इतना वो लोग यूज नहीं करते जितना नारियल तेल। तो एग्जैक्ट जो नारियल का तेल है, नारियल का दूध है, वो भी अपने गौ दूध के समान है। उसमें नारियल पानी, नारियल का दूध, नारियल का दही। वेगन में दही क्या होता है? अब दही है, अब हम लोग आजकल बोल रहे हैं कि दूध अच्छा नहीं है, दूध अच्छा नहीं है। हो सकता है क्योंकि पैकेट जो दूध होता है उसमें काफी प्रोसेसिंग होती है, यूरिया डाला जाता है, कलर डाला जाता है। पैकेट वाला दूध पतंजलि पे तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, पर बाहर का हमें क्या पता, बहुत सारे उसके सैंपल में गड़बड़ आ रही है। तो देसी गाय का सबको अवेलेबल है नहीं, सबके घर में होनी चाहिए गाय, पर सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो पैकेट वाले में कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं ना, उससे आप देखिएगा दही भी अच्छे से नहीं जमता। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ध्यान में देना है। क्या चीज? कोलेस्ट्रॉल। देखिए कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल वीएलडीएल बहुत ज्यादा है, तब अवॉइड करें, थोड़ा कम लें, आधा चम्मच लें। पर अगर थोड़ा बहुत है तो हेल्दी फैट को भी तो बढ़ाना है। एचडीएल आपका कम है मान लीजिए, तो एचडीएल को कैसे बढ़ाएं? गुड, आप एचडीएल बढ़ाएंगे ना, एलडीएल वीएलडीएल अपने आप कम होते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो एक्स्ट्रा फैट है ब्लड में, जो गंदे हैं उसको निकाल के कम कर रहे हैं, उसको मल से निकाल रहे हैं। तो आप सिंपल वे में जब एचडीएल कम है तो 1 से 5 चम्मच एक दिन में घी ले सकते हैं। ड्राइनेस है तो और ले सकते हैं, है ना। एज ए मेडिसिनली तो हर चीज का हर एक का स्पेसिफिक रहेगा। मैं एक जनरल चीज बता रहा हूं आपको समझने की दृष्टि से। टाइम हमारे पास लिमिटेड है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। क्वेश्चंस आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, अभी नोट करके रख लीजिए, है ना।